myself Surya, MBBS second year student of Rashtriya Dasarat Medical College, Ayodhya. And today I am going to start your online classes of Science class 10. Clear? As you all know, before starting any subject, we first deal with the basics. So today in this lecture, we will deal with the basics of the science. Clear? Okay. See here, as we know, science include three parts, that chemistry, biology and फिजिक्स. साइंस में तीन पार्ट्स होते हैं, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है और फिजिक्स होता है. तो अब हम लोग 10th क्लास में जो भी साइंस की वीडियो बनेगी वो पहले हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर बायोलॉजी पढ़ेंगे और फिर फिजिक्स पढ़ेंगे. ठीक है. और हर एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसका बेसिक देखेंगे. तो बेसिकली सबसे पहले हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो आज इस लेक्चर में हम लोग बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री बेसिकली देखने वाले हैं. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. पहले तो साइंस की डेफिनेशन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए सबको, क्योंकि साइंस पढ़ रहे हो. तो साइंस का मतलब जनरली होता है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर. ठीक है. जो भी नेचर है उसका सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करना कहलाता है साइंस. So today we will deal with the basics of chemistry. So for that you have to know about this matter. हम केमिस्ट्री के बेसिक में चलेंगे. तो सबसे बेसिक चीज जो है वो केमिस्ट्री क्या है, मैटर. मैटर पता होना चाहिए आपको कि मैटर क्या होता है. इसको हिंदी में द्रव्य कहते हैं. ठीक है. सो मैटर इज substances which have mass and occupy some space. ऐसे पदार्थ जिनके अंदर कुछ भार हो और कुछ स्पेस घेरे, जगह घेरे, इन्वॉल्वमेंट में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं. ठीक है. बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे और इसको तो 6th क्लास के बुक में भी आपको देखने को मिलता है और आप लर्न भी करते हैं. ठीक है. तो मैटर क्या होता है, एनी सब्सटेंस हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज अ मैटर. अगर मैटर के क्लासिफिकेशन को देखें तो दो बेसिस है इसका क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बिहेवियर और ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर. फिजिकल नेचर और केमिकल बिहेवियर के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है. ठीक. अगर केमिकल नेचर के बेसिस पर देखें, बेसिकली यही देखना है यहाँ पे. तो ये दो तरीके से है, एक प्योर और दूसरा इम्प्योर. ठीक है. अब प्योर के अंदर दो आते हैं, एलिमेंट आते हैं और कंपाउंड. अब प्योर का मतलब समझ में आ ही रहा होगा, इसमें क्या होंगे, बिल्कुल प्योर फॉर्म में सब्सटेंस होंगी, चीजें होंगी, मिक्स फॉर्म में नहीं होंगी. इम्प्योर को हम लोग मिक्सचर भी कहते हैं. ठीक है. और ये मिक्सचर दो तरीके का होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ठीक है. होमोजेनियस मिक्सचर को फर्दर हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं. ठीक है. और आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन, और 12th क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे. तो हेट्रोजीनियस के एग्जांपल क्या होते हैं, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स. ठीक है. अब होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें थ्रू आउट द सॉल्यूशन जो कंसंट्रेशन रहे वो सेम रहे. हेट्रोजीनियस थ्रू आउट द सॉल्यूशन जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहे, डिफरेंट डिफरेंट रहे. ठीक है. जैसे सैंड और वाटर को मिक्स करेंगे तो क्या सा मिक्सचर मिलेगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि तुम सैंड और वाटर को दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो थ्रू आउट द सॉल्यूशन. ये हो एक जैसे नहीं होंगे. लेकिन अगर शुगर को वाटर में मिक्स करोगे तो मिक्स हो जाएगा. अब शुगर और वाटर तुम अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरे सॉल्यूशन में एक जैसे हो गए. ठीक है.
अब बेसिकली हम लोग डील करेंगे इस प्योर वाले फॉर्म एलिमेंट और कंपाउंड को ही देखना है, ठीक है। लेकिन इसका भी क्लासिफिकेशन देख ही लेते हैं। फिजिकल नेचर के बेसिस पे मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट सॉलिड, लिक्विड, गैस। अच्छा एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए, दुनिया में जितनी चीज है वो सभी चीज क्या है, मैटर है। गैस है हवा, तो वो गैसेस फॉर्म में मैटर है, ठीक है। कोई सब्सटेंस है, मार्कर है, सॉलिड फॉर्म में है। वाटर है, सो दिस इज इन लिक्विड फॉर्म, ये भी क्या है, मैटर है। और आपको पता है इसका कुछ वेट तो होएगा ही, ठीक है। साथ साथ इसको कुछ स्पेस चाहिए इसको रखने के लिए, ठीक है। तो दैट आल्सो आर मैटर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एलिमेंट कंपाउंड के तरफ डिस्कशन करते हैं। चलिए अब देखेंगे हम लोग एलिमेंट के बारे में, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है, पहले तो यहां से देखो, तो ये प्योर होता है कि इम्प्योर होता है। पहली बात तो ये बोल सकते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर विच इज इन प्योर फॉर्म, या फिर प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, ठीक है, प्योर फॉर्म में होता है। अच्छा अगली बात कि ये इसमें क्या होता है, substances which contains only single type of atoms। अच्छा एक बात और बोल सकते हैं, ये प्योर होते थे, हम प्योर लगा सकते हैं डेफिनेशन में, तो प्योर सब्सटेंसेस which contain only single type of atom। ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जिसमें एक ही तरीके के एटम्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एलिमेंट्स जो है इनका यूज कहाँ देखने को मिलता है या फिर कहाँ दिखते हैं, ये पीरियोडिक टेबल में दिखते हैं। आपको एक चार्ट देखने को मिला होगा, हालांकि अभी आप बहुत डिटेल में नहीं गए होंगे कभी, लेकिन अभी 10th क्लास में बहुत डिटेल में ही पढ़ोगे, ठीक है वो, लेकिन फिर भी आप पीरियोडिक टेबल से वाकिफ होंगे। तो पीरियोडिक टेबल में जो लिखे हुए होते हैं एक एक सब्सटेंस जो तुम्हें दिख रहे होते हैं वो क्या होते हैं, वो एलिमेंट ही होते हैं, ठीक है। अब कुछ एलिमेंट्स के नेम सीक्वेंस याद रखना तुम्हें, जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है, पूरा सीक्वेंस याद रखना है। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इधर मैं लिख देता हूँ उसको, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। तो इतना तुम्हें सीक्वेंस याद रखना है, पूरा सीक्वेंस में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फिर तुम्हारा आ जाएगा एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, फिर दैट क्लोरीन, फिर आगे आएगा आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये पूरा सीक्वेंस है एलिमेंट्स का, इनको तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अभी देखो ये जो सीक्वेंस है एक सीक्वेंस में लिखा है, तो इसको नंबरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं इसको
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ठीक है, ये सीक्वेंस हो गया था। अब ये जो सीक्वेंस लिखा गया है, नंबर जो लिखा गया है, यही सीक्वेंस या यही नंबर ही कहलाता है एटॉमिक नंबर। क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटम्स को किस नंबर के अकॉर्डिंग रखा गया है, दैट्स अ एटॉमिक नंबर। ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने एटम्स हैं, ये कौन बताता हमें? एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन के अंदर कितने, एलिमेंट के अंदर कितने एटम होंगे? एक। हीलियम के अंदर 2 मोल। ठीक है, ऐसे ये पूरा क्या है? एटॉमिक नंबर है। समझ आ रही बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हर एक एलिमेंट को दर्शाने का एक सिंबल यूज करते हैं। कभी पीरियोडिक टेबल में देखोगे ऐसा हाइड्रोजन, हीलियम, ऐसा नाम तुम्हें लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, सिंबल कैसे बनाते हैं? देखो, जैसे कोई भी नाम है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन ले लो तुम एग्जांपल के तौर पे। जब भी सिंबल लेते हैं तो बेसिकली इसी के मिलते जुलते वर्ड से लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन का नाम सिंबल लिखना है तो इसी के मतलब नेम से पहला लेटर निकाल लिया तो इसका सिंबल हो गया H। तो जनरली जो सिंबल यूज करते हैं वो नेम के लेटर से ही यूज करते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल H। अब हीलियम का क्या है? H लिखते हैं तो H हाइड्रोजन का भी है, हीलियम का भी सेम सेम हो जाता, तो यहाँ E भी लगा दिया, हीलियम। यहाँ लगा दिया Li, लिथियम। बेरिलियम का Be, बेरिलियम। बोरॉन के लिए B लिख दिया, कार्बन के लिए C लिख दिया, नाइट्रोजन के लिए N लिख दिया, ऑक्सीजन के लिए O लिख दिया, फ्लोरीन के लिए F लिख दिया, नियॉन के लिए N नहीं लिखेंगे, N लिखेंगे तो नाइट्रोजन जैसा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे Ne लिख दिया। आगे आता है सोडियम। सोडियम के लिए क्या करते हैं हम लोग? देखो, सोडियम का तुम्हें याद रखना है, सोडियम में S नहीं लिख सकते हैं क्योंकि सल्फर आगे है, सल्फर के लिए S यूज करते हैं। ठीक है, और O भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि सल्फर का एक कंपाउंड होता है सल्फेट। अभी आगे बढ़ोगे SO4, ठीक है, सल्फेट आयन होता है। तो अब ये इनका ना तो S यूज करते हैं कर सकते हैं, ना ही SO यूज कर सकते हैं सोडियम का। तो इसके लिए हम जब ऐसा कुछ होता है तो हम ग्रीक नेम पे जाते हैं। ठीक है, ग्रीक में सोडियम को बोलते हैं नेट्रियम। क्या बोलते हैं? नेट्रियम। ठीक है, तो अब ग्रीक नाम से उसका ले लेंगे लेटर। पहला दूसरा लेटर क्या हो गया? N लिखेंगे तो नाइट्रोजन जैसा हो जाता, फिर से A लगा दिया तो सिंबल हो गया। तो सोडियम का सिंबल हो गया Na ग्रीक में, क्योंकि इसका नाम होता है नेट्रियम। ठीक है, आगे आते हैं मैग्नीशियम पे। ये इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, आगे इसके सिंबल पे चलो बताओ सिंबल जल्दी जल्दी। मैग्नीशियम का M लिखेंगे क्योंकि M अभी आगे कहीं मिलेंगे। ठीक है, तो M नहीं लिखते हैं, मैग्नीशियम है तो M के साथ एक G भी लगा देते हैं, ये हो गया मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम का 2 लेटर ले लिया Al, सिलिकॉन का ले लिया Si, फास्फोरस का केवल P लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, सल्फर का S लिखते हैं, क्लोरीन का C और Lc लिखेंगे तो इससे कॉमन हो जाएगा। अच्छा, एक बात याद रखो, कभी भी हम सिंबल में H का यूज नहीं करते हैं। जैसे इसके क्लोरीन में देखो CH है तो इसका H नहीं लगाते, केवल ये लगाएंगे या फिर उससे आगे का कुछ लगा देंगे। ठीक है, जैसे ये थोड़ी देर तक। अच्छा, आगे आओ ऑर्गन पे आओ तो इसका हो जाएगा आर्गन हो गया यार। पोटेशियम पे आओ। अब देखो, फास्फोरस का P तुमने लिख दिया तो पोटेशियम का P नहीं लिख सकते, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, इसका PO तो लिख सकते हैं, PO भी नहीं लिख सकते क्योंकि जब भी फास्फोरस का तुम ऑक्साइड बनाओगे तो ये फॉस्फेट आयन होता है। ठीक है, तो PO लिखोगे तब भी गड़बड़ हो जाएगा। पोटेशियम का फिर से हम नाम कहाँ से लेते हैं? ग्रीक से लेते हैं। ग्रीक में इसको बोलते हैं कैलियम। क्या बोलते हैं? कैलियम। इसका क्या हमने ले लिया? केवल K।
तो पोटेशियम का सिंबल क्या हो गया, के। ठीक है, अब कैल्शियम का कुछ ऐसा है नहीं, सी तो यूज किया कार्बन का, सी ये कहीं यूज नहीं किया, तो सी कैल्शियम के लिए हो गया। ठीक है, तो ये 20 एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से इसको उतार लो और देख भी लो, याद भी कर लो जल्दी से। ठीक है, अभी देखो इधर मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। ठीक, कुछ और सिंबल हैं जिनके बारे में तुम्हें याद रखना है, जैसे मरकरी का जो होता है, ये होता है तुम्हारा Hg, सबको पता है। अब देखो M यूज क्यों नहीं करते हैं, M मैग्नीशियम के लिए यूज कर दिया और मैग्नीज में भी M आ जाता है, तो मरकरी भी करेंगे, 3 M, बहुत याद करने में कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो मरकरी के लिए हम Hg यूज करते हैं। अब समझ आ रहा होगा, Hg कहीं दिख नहीं रहा तो मतलब इसका ग्रीक नेम से। ठीक है, ग्रीक में इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रो गायरम। क्या नाम होता है, हाइड्रा गायरम। गायरम मतलब चिपकने वाला, हाइड्रा मतलब पानी। ठीक है, पानी जैसा होता है जो चिपक जाता है। कभी भी देखोगे जो मरकरी है वो थर्मोमीटर में यूज करते हैं, वो मतलब एकदम जो ग्लास स्लाइड होता है उससे चिपक के ऊपर चढ़ता है, इसलिए इसका नाम क्या है, हाइड्रा गायरम, और Hg सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, और देखो टिन के लिए हम यूज करते हैं Sn, इसको क्या बोलते हैं, स्टेनस। ठीक है, तो S आ गया और नस का N आ गया। ठीक है, टिन के लिए यूज कर दिया। अगला हो गया लेड, इसको हिंदी में कहते हैं शीशा। वो शीशा नहीं चेहरा देखते हो, शीशा कभी वो तुमने अबीर देखा हो तो अबीर में जैसे शीशे जैसा कुछ चमकता है, प्लास्टिक जैसा रहता है हल्का सा। ठीक है, वही लेड है। तो लेड का सिंबल क्या होता है, Pb। ठीक है, फिर से L का यूज क्यों नहीं किया, Li या Le यूज कर चुके थे, तो इसका ग्रीक से लिया Pb। इसका नाम क्या होता है, प्लम बम। ठीक है, तो प्लम का P, बम का B, Pb यूज करते हैं। ठीक, तो ये कुछ जनरल है, इनको याद रखना। बाकी लगभग क्या होते हैं, एज इट इज रहते ही है। ठीक है, और मरकरी का हो गया। अगला एक सबसे लास्ट याद रखो, ये पूछा गया है एनडीए के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, टंगस्टन का सिंबल क्या होता है, W। टंगस्टन यूज कहाँ करते हैं, जो भी बल्ब का एलिमेंट होता है, बल्ब में देखा होगा एलिमेंट होता है ना, ऐसे तार जैसा बना होता है पतला सा, किसका बना होता है, टंगस्टन का। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3300 के करीब होता है, मतलब 3300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तब जाके ये मेल्ट होता है, मतलब उससे ऊपर ही 3315 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्ट वैल्यू होती है, उस पे जाके मेल्ट होता है। मतलब जब तक इतना टेम्परेचर नहीं होगा तब तक मेल्ट नहीं होगा। इसलिए बल्ब और वो जब बल्ब को लाइट मिलेगी, करंट मिलेगा, तो ये क्या होता है, रेडिएशन के फॉर्म में एमिट कब होती है, इसमें से लाइट, और वो लाइट में दिखाई देती है। ठीक है, और जब बहुत ज़्यादा तेज लाइट आती है, मतलब टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर हीट पहुंच जाता है तो मेल्ट हो जाता है, बल्ब खराब हो जाता है। ठीक है, जल्दी से राइट करें फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अभी हमने बात करी है एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, अब एलिमेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब अगला प्योर सब्सटेंस था कंपाउंड। तो कंपाउंड के बारे में सुन ले, क्या होता है, compounds are the pure substances which are formed by the combination of two or more elements when they combine in a fixed ratio by their masses। तो कंपाउंड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के मिक्सअप के होने के वजह से
बनते हैं, ठीक है। और मिक्सिंग उनकी कैसी होती है, उनकी मिक्सिंग हमेशा फिक्स रेशियो में होती है, और वो रेशियो किसका होता है, मास का होता है, ठीक है। जल्दी से मैं बता देता हूँ, उसको भी देख लो। कंपाउंड्स क्या होते हैं, प्योर, अभी तुमने पढ़ा था सब्सटेंस प्योर होता ही है, तो प्योर सब्सटेंसेस which is formed by the mixing of two or more elements in a fixed ratio of their masses। मीन्स जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स एक मास के फिक्स रेशियो में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। तो जब कभी हाइड्रोजन 2 ग्राम और ऑक्सीजन 16 ग्राम आपस में पास आते हैं, मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन जब भी आसपास आएंगे, कंबाइन होंगे, तो फॉर्मेशन होगा किसका, वाटर का। किसका फॉर्मेशन होगा, वाटर का, ठीक है। अच्छा, इसका सिंपलेस्ट रेशियो बोलो तो 2 1 2 2 1 16, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, when hydrogen and oxygen combine in a 1:8 ratio, then water is formed, ठीक है। वाटर एक यौगिक है, कंपाउंड है। अच्छा, कार्बन और हाइड्रोजन, मान लेते हैं कार्बन 12 ग्राम लेते हैं, हाइड्रोजन 4 ग्राम लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1, ठीक। तो करो, देखो, एक कार्बन का वेट 12 ग्राम होता है और एक हाइड्रोजन का वेट 1 होता है, तो 4 ग्राम है, 4 हाइड्रोजन होंगे, एक कार्बन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, CH4। यानी कि सिंपल यहां से बोल सकते हो कि CH4 कंटेन 3:1 रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ देयर मासेस। मासेस का 3:1 रेशियो होता है, ठीक है। ये हो गया आपका कंपाउंड, ठीक। तो कंपाउंड के बारे में याद रखेंगे हमेशा। कंपाउंड का निर्माण तब होगा जब इनका एक फिक्स रेशियो में मिक्सिंग होगी एलिमेंट की, ठीक है, तभी कंपाउंड बनेगा। अगर फिक्स रेशियो नहीं है तब वो मिक्सचर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई प्योर सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होगा, इम्प्योर बन रहा होगा, ठीक है। तो फिक्स रेशियो होना जरूरी है। ये कंपाउंड के बारे में था। अब देखो, मैटर, जितने भी मैटर है दुनिया में वो छोटे छोटे पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और वो टाइनी पार्टिकल्स एटम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एटम कहलाते हैं, ठीक है। तो एटम की डेफिनेशन अगर बोले तो सिंपल डेफिनेशन जो तुम्हें याद भी होगी, ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ tiny particles known as atom। मतलब जितने भी द्रव हैं, जितने भी मैटर हैं, वो सभी किससे बने, टाइनी, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं। उन पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, ठीक है। समझ आ रही बात। अच्छा, अब देखो, एटम की डेफिनेशन तो तुम्हें पता है, क्या स्ट्रक्चर तुम्हें याद है एटम का, 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा है, चलो पढ़ते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत अच्छे से समझिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। देखो, जब भी एटम का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं तो फिर बीच में न्यूक्लियस होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस क्रिएट करते हैं, ठीक है। बीच में प्लस चार्ज लगा के न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक। तो बीच में ये जो तुम्हें दिख रहा है ये न्यूक्लियस है, ठीक। अब
इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ होता है, जो कि बोलबरी ने बताया था, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट होता है, सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है, और उन फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। ऐसे सर्कुलर पाथ होगा न्यूक्लियस के चारों तरफ। जिन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक, समझ आई बात। अब देखो, ये तो हमें पता चला सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट बोलते हैं। सोमरफील्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया ये जो ऑर्बिट है ये बिल्कुल सर्कुलर नहीं होता है, जो पाथ है बिल्कुल सर्कुलर नहीं होता, इलेप्टिकल होता है। तो ये बात याद रखेंगे, सोमरफील्ड ने कहा था पाथ जो है इलेप्टिकल होता है, क्योंकि कई बार कंपटीशन में, ओलंपियाड में पूछा गया सवाल, ठीक है। चलो, तो न्यूक्लियस की बात सबसे पहले करते हैं। देखो, ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर दो चीजें रहती हैं, दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं। कौन कौन से? एक रहता है प्रोटॉन और एक रहता है न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर दो सब एटॉमिक पार्टिकल रहते हैं, एक प्रोटॉन रहता है और दूसरा न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। अच्छा, प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है? कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये होता है न्यूट्रल, ठीक है। तो प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, ठीक है। तो इस पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज के वजह से न्यूक्लियस में कैसा चार्ज दिखता है? पॉजिटिव, ठीक है। इसको एग्जांपल के तौर पे समझो तो तुम समझ सकते हो, जैसे मान लेते हैं एक बाल्टी है जिसमें हमने कलर डाल रखा है, ठीक है, पूरा कलर उसमें बना रखा है, और दूसरी बाल्टी उसमें जो नॉर्मल पानी वाटर है उसमें कोई कलर नहीं। अगर दोनों को मिक्स करोगे तो कैसा तुम्हें दिखाई देगा? कलर दिखाई देगा, भले ही हल्का कलर दिखाई दे लेकिन कलर दिखाई देगा। ऐसे ये भी है, पॉजिटिव चार्ज है, एक न्यूट्रल है, दोनों अंदर बैठे हुए हैं, तो एक के ऊपर चार्ज ही नहीं है, एक के ऊपर चार्ज है, तो कैसा दिखेगा तुम्हें? चार्ज ही दिखेगा ना। हाँ, तो इस न्यूक्लियस जब भी बनाते हैं तो इसलिए हम प्लस चार्ज दर्शाते हैं, क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है, तो प्रोटॉन वाला चार्ज दिखेगा, ठीक। अब ये जो ऑर्बिट दिख रहा है इसमें कौन रहता है? कौन भैया बैठा रहता है? तो इसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इसमें कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। इन्हीं ऑर्बिट्स में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और ये मूव करते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और मूव करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग थोड़ा बहुत जल्दी से मैं बता दे रहा हूँ, देखो कैसे बढ़ते हैं। पहले ऑर्बिट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रह सकते। दूसरे ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, तीसरे में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो फोर्थ ऑर्बिट है उसमें 18 रह सकते हैं मैक्सिमम। कितने रह सकते हैं? मैक्सिमम 18 रह सकते हैं, ठीक है। हालांकि 3D सीरीज यहीं शुरू हो जाती है। तो अभी अपने लेवल पे ऐसे आते हैं 2 8 8 अंदर होंगे और बाहर बहुत ज्यादा 18 तक भर सकते हैं, ठीक है। तो उससे अभी उतना तुम्हें मिलेगा नहीं, अभी तुम्हें 20 ही मिलेगा। 20 मतलब यहाँ 2 ही भरोगे, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग। तो अगर मान लेते हैं किसी के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 है, तो 2 यहाँ भर देंगे, 8 यहाँ भरेंगे, 8 2 10 बचा 1, तो ये तीसरे ऑर्बिट में आ जाएगा, ठीक। तो अगर मान लो 20 इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करनी है तो 2 यहाँ आएगा, 8 यहाँ आएगा, 8 यहाँ, 8 8 8 2 कितना हो गया? 18 बचा 2, वो आखिरी ऑर्बिट में आ जाएगा, ठीक है। तो 20 तक अपने को भी याद रखना है, आना चाहिए, फिर आगे तो 11 में तुम पढ़ोगे, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया। तुमसे पूछा जाए न्यूक्लियस में कौन? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ऑर्बिट में कौन मूव करता है? कौन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ? कौन घूमता है? वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, ठीक। ये बात याद रखो। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ चीजें, अहम चीजें हैं, वो तुम्हें आना चाहिए कि मतलब
कैसे तुम पता लगाओगे कि न्यूट्रॉन कितने होंगे किसी भी एटम में, कितने प्रोटॉन होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसके लिए तुम्हें ये टर्म पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर is a number of atom which represent the number of electron as well as number of proton। मतलब ये इलेक्ट्रॉन का ऐसा नंबर है जो इलेक्ट्रॉनों के नंबर को या प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है। यहाँ सिंपल सा हम लिख सकते हैं एटॉम, इसको हम लोग Z से दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर मतलब Z is equals to number of इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब जितने एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। ठीक है, समझ आ रही बात? इसको नहीं है फिर समझो, एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही न्यूट्रॉन होंगे उस एटम के अंदर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म है एटॉमिक मास। मास से समझ में आ रहा होगा कि एक एटम का जो मास है, ठीक है, वो कहलाता है एटॉमिक मास। ठीक है, अगर ग्राम में लिखोगे तो ग्राम एटॉमिक मास, तो वो एक मोल के लिए हो जाएगा। ठीक है, एएमयू में लिखोगे तो एक एटम के लिए हो जाएगा। तो ये एटॉमिक मास, एटम का जो मास है उसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास। इसको हम लोग रिप्रेजेंट जनरली करते हैं एम से, कुछ किताबें इसको ए से भी दर्शाती हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ हम लोग ए से दर्शा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास जो है ए, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब जितने प्रोटॉन हैं और जितने न्यूट्रॉन हैं उनका सम कर लो, वो किसके बराबर आ जाएगा? एटॉमिक मास के बराबर। ठीक, समझ आ रही बात? तो ये पहले तो तुम्हें याद रखना है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जितना होगा वो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। एटॉमिक मास जो होता है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होगा। अच्छा, यहाँ से एक बात और लिख सकते हैं, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर रहते हैं, फॉर्मूले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी जगह रख सकते हैं ना, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। चलो, मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर कोई भी पार्टिकल, जैसे मान लेते ए है, ठीक है, इस ए के बारे में तुम्हें निकालना, क्या क्या निकालना है, देखो क्या क्या फाइंड करना है। तो ये फाइंड करना है इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। मान लेते ए कोई एलिमेंट है, ठीक है, या एटम है जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास निकालना है। गिवन क्या है? गिवन है जो प्रोटॉन है वो 11 है, ठीक है, और जो न्यूट्रॉन है वो 12 है। इलेक्ट्रॉन उतना है और सॉरी प्रोटॉन उतना है और न्यूट्रॉन उतना है। चलो अब तुम्हें निकालना है क्या? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। जल्दी से बताओ, सॉल्व करो, स्क्रीन पॉज करो, 2 मिनट सॉल्व करो। चलो देखते आ रहे। अब देखो, तुम्हें पता होना चाहिए जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर हो गया 11। अब एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? जितना प्रोटॉन होगा और जितना न्यूट्रॉन होगा उनके सम के बराबर। इसको जोड़ लिया, कितना हो गया? 23। अच्छा, अगर इसका पता लगाना है ए का, तो जिस भी मॉलिक्यूल का या फिर जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 होता है वही होगा। किसका एटॉमिक नंबर 11 होता है? सोडियम का। किसका होता है? सोडियम का। सोडियम का रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? N। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11 और एटॉमिक मास क्या है? 23। ठीक, इतना आ गया। अब एक रिप्रेजेंटेशन और मैं सिखाता हूं तुम्हें। क्या कि कभी भी कोई भी एलिमेंट लिखोगे तो उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास उसके साथ साथ लिखते हैं। कैसे? एटॉमिक मास जो है हमने ऊपर लिख दिया यहाँ पे, एटॉमिक नंबर कहाँ लिख दिया? ये लिख दिया। ठीक है, तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। और
एक जनरल रिप्रेजेंटेशन में बनाऊं तो ऐसे हो जाएगा, कोई भी एलिमेंट होगा x तो उसका एटॉमिक मास जो है यहाँ लिखोगे और एटॉमिक नंबर कहाँ लिखोगे यहाँ, z मतलब एटॉमिक नंबर और a मतलब एटॉमिक मास, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। ठीक है, जैसे x मान लेते कोई भी एलिमेंट है, a एटॉमिक मास, z एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास हो गया और ये क्या है एटॉमिक नंबर। ठीक है, आया समझ में। चलो एक एग्जांपल और करते हैं फिर। चलो मान लेते हैं कहीं पे ये लिखा है तो आपको फाइंड क्या करना है, ये गिवन है कोई भी x एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 12 और एटॉमिक मास है 24, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये तीन चीज फाइंड करनी, जल्दी से फाइंड करें। हो गया, हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 12 आया। ठीक है, कैसे फाइंड किया देखो, इलेक्ट्रॉन जितना एटॉमिक नंबर उतना होगा, तो इलेक्ट्रॉन हो गया 12, प्रोटॉन भी एटॉमिक नंबर के बराबर हो गया 12। अब न्यूट्रॉन कैसे निकाला, एटॉमिक मास में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम होता है ना, तो प्रोटॉन अगर 12 था तो न्यूट्रॉन कितना बचेगा, इसमें माइनस करो, कितना बचेगा 12। अच्छा सिंपल तरीका है न्यूट्रॉन निकालने का, इन दोनों को माइनस कर दो आपस में आ जाएगा। ठीक, समझ आया। चलो देखो और देखो, बोरॉन का देख लो, इसका निकालना जल्दी से, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, कितना इलेक्ट्रॉन 5, प्रोटॉन कितना 5, न्यूट्रॉन निकालना, दोनों को आपस में माइनस करो 5। ठीक, तो कुछ एलिमेंट होते हैं जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो इसका ये क्या होता है, ये मैग्नीशियम है, ये x अगर देखो तो ये किसका है, ये मैग्नीशियम है। ठीक है, लिख भी सकते हैं किसके लिए था, ये मैग्नीशियम होता है 24। तो कुछ है जिनका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, हालांकि इनको कुछ स्पेशल नाम नहीं देते, सिंपल चलता है। ठीक, इतना हुआ, समझ आ गया बात, कोई दिक्कत कोई डाउट। ठीक, अब देखो तीन टर्म और छोटे छोटे मिलते हैं इस एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास से रिलेटेड, क्या क्या। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, सबसे लास्ट आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोप, और इनके बारे में आपको जानना बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, जनरली बहुत सारे लोग आपसे पूछ भी लेंगे कि आइसोटोप्स क्या होता है बताओ। ठीक, तो बहुत इजी वे में पढ़ेंगे, बहुत इजीली पढ़ेंगे। ठीक, तो देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मासेस क्या होता है अलग होता है, उन्हें बोलते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, पहले एग्जांपल देखते हैं फिर उसके बाद हम लिख भी लेंगे। देखो एग्जांपल के तौर पे सबसे अच्छा एग्जांपल आइसोटोपिक एग्जांपल है किसका, हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन का एग्जांपल हम देखेंगे। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है नेचर में। ठीक, देखो मैंने बताया आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो सेम, एटॉमिक नंबर कहाँ लिखते हैं अपन लोग नीचे लिखते हैं, देखो सेम है, लेकिन एटॉमिक मास क्या हो अलग अलग। एटॉमिक मास क्या है ऊपर लिखते हैं और अलग अलग, जैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया था, एटॉमिक मास को ऊपर एटॉमिक नंबर नीचे। ठीक, तो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। अच्छा, हाइड्रोजन के इन आइसोटोप्स को नाम भी दिया जाता है, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसका नाम होता है ड्यूटेरियम और इसका नाम होता है ट्राइटियम। ठीक, इसमें खास बात याद रखनी है, मैक्सिमम अमाउंट प्रोटियम का होता है। ठीक है, ज्यादा अगर मात्रा में कौन पाया जाता है, प्रोटियम पाया जाता है। और ये जो ट्राइटियम है ये रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस
जो कि रेज इमिट करते हैं, अल्फा बीटा गामा रेज इमिट करते हैं। तो ये जो ट्राइटियम है रेडियो एक्टिव होता है, अल्फा बीटा गामा रेज इमिट करता है। और जब भी रेडियो एक्टिव को बताना होता है, हमें दर्शाना होता है, तो उसके ऊपर हम लोग स्टार लगा के रखते हैं। तो ट्राइटियम एक रेडियो एक्टिव है, ये पूछा गया सवाल है, याद रखें। ठीक, ऐसे ही क्लोरीन के भी आइसोटोप्स होते हैं। क्लोरीन के आइसोटोप, चलो बताओ आइसोटोप में क्या सेम होगा, एटॉमिक नंबर। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 70, तो सेम कर दिया। एटॉमिक मास दोनों का अलग अलग, इसका 35, इसका 37, तो क्लोरीन के भी आइसोटोप्स हो गए। मतलब यहां से कंक्लूजन निकला कि एटॉमिक नंबर जो होगा Z, एटॉमिक नंबर को Z से दर्शाते हैं, ये क्या होगा, सेम। और जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, डिफरेंट। ठीक, अच्छा इसी का जस्ट अपोजिट होता है आइसोबार। आइसोबार में बोलो क्या होता होगा, लिख लेते हैं। एटॉमिक नंबर यहां सेम था, यहां क्या होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, लेकिन एटॉमिक मास अलग होगा। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और इसमें एटॉमिक मास सेम होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल बहुत प्यारा सा एग्जांपल, बहुत इजी एग्जांपल भी है। क्या है, पोटेशियम और कैल्शियम का। ठीक, पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 20 होता है, कैल्शियम का जो होता है, पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 19 होता है और कैल्शियम का जो होता है वो 20 होता है। और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है वो भी 40 और कैल्शियम का भी 40, दोनों का एटॉमिक मास क्या आता है, 40-40 होता है। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट और एटॉमिक मास सेम, दैट्स व्हाई दे नोन एज आइसोबार ऑफ ईच अदर। पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040 एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोबार होते हैं। ठीक है, अब आते हैं आइसोटोन्स की तरफ। देखो कभी भी आइसोटोन देखोगे तो नी आ रहा है, Ne, इसका नी का मतलब समझोगे न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आइसोटोन्स क्या होते हैं, ऐसे एटम्स जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम हो। तो एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, पहले लिख लेते हैं, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसे एटम जिनमें न्यूट्रॉनों का नंबर सेम हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। चलो एग्जांपल देखते हैं। पहले आप ये चेक करो ये एक दूसरे के आइसोटोन्स है कि नहीं है, चेक करो। पहले न्यूट्रॉन चेक करो, इसमें सोडियम में न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, 11 न्यूट्रॉन होंगे ना इसमें, बोलो नहीं, तब कितने होंगे, यस 11 से 23 को माइनस करेंगे 12 आएंगे, वेरी गुड। इसमें 12 न्यूट्रॉन नहीं, कितना 12 ही होगा। हाँ, अब ये बोलोगे सर आपने यहाँ तो यहाँ से 12 लिख के 12 लिख दिया, 11 लिख के 12 लिख दिया, ये कैसे किया, इसको माइनस करोगे 12 आएगा और इसको इससे माइनस करोगे फिर भी क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हुई, सेम, और ये एक दूसरे के इसलिए कहलाए आइसोटोन्स। ठीक है, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास अलग। आइसोबार क्या होते हैं, जिसमें एटॉमिक नंबर अलग, एटॉमिक मास सेम। ठीक, आइसोटोन्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। ठीक है, तो ये तीन लोगों की बात थी, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स की। इनको भाई भी बोलते हैं, तीन भाई। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको जानना याद रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक, तो ये बात थी आज के पार्ट 1 लेक्चर की, ये बेसिक का पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, वैलेंसी निकालना सीखेंगे, फिर केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसका हीटिंग इफेक्ट देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी रिएक्शन 10th क्लास में ऐसे मिलेंगी जो तुम्हें याद रखनी पड़ती होंगी। ठीक है, तो उसको पढ़ने के बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।